पढ़ लिए? चलो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे ना, और आप लोग मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो? एग्जाम हो गए सारे? हो गए थे? कैसा हुआ? सही हुआ? क्यों? अब ये आज का पेपर इतना गंदा हुआ, इतना गंदा क्या करके आते हो? मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन आते हैं उसमें सेलेक्ट करना बहुत आसान काम है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्लास जाते हैं डाउन नहीं हो। हाँ मैं कह रहा हूँ एक लाख तो क्वेश्चन होंगे पूरा ही अलग था। तो भाई ऐसा करो 100 रुपया कैश में मिलता है ले लो। अगर तुमको लग रहा है पास होने वाले को मार्क्स नहीं आ पाएंगे तो मैं इतना ही कर रहा हूँ पास हो खाली बात है। पास होने के 60% मार्क्स करना है आपको। कौन से आपको यूनिवर्सिटी टॉप करना है? इधर आना कि 90% आएंगे तो मजा आएगा। 60 से कम ना हो, इससे हर फॉर्म पड़ जाए बाद में कभी डालना सही है। और बल्कि मैं कहूँगा कि 55% होते हैं मैक्सिमम, जिससे आप हर फॉर्म डाल सकते हो ग्रेजुएशन में, इससे कम ना हो। और तुम्हारा तो प्राइवेट कॉलेज है ना, कौन सा है? बता दिए तो जैसे ये प्राइवेट जेएमबी वगैरह पढ़ रहे हैं बच्चे, ये तो अपने आप पास कर लेते हैं अपनी मतलब। किसने बोला था? इसने बोला सर एक लड़की मेरे को बोली एक ये भी नहीं मैंने कॉलेज वालों से कि एक नंबर से मैं है भी बैंक आगे मेरी इससे जो पास ही करा देते हैं। हाँ। तो रुपए के जो 5 रुपए नहीं मिलेंगे उन्हें एक पेपर के लाइफ पेपर का फॉर्म पड़ता है तो ये चक्कर से होता है थोड़ा। चलो लेकिन मैं ऐसा कहूँगा देखो एक और सुनो, अगर आप बीएससी कर रहे हो चलो मान लो कैपेबल ले लो, कौन सी ऐसी हमने साइन कर दिया कैपेबल नहीं खरीद लो और ज्यादा थोड़ा सुबह 2-3 घंटे उठे नए नए जो नियम है वो देख लिए चलेगा। ये शाम को पढ़े सुबह पढ़े सर रात में हम बैठ के पढ़े सर लॉजी और बॉटनी का हो चुका है बच्चा केमिस्ट्री का और एक और रिसर्च चल रहा है तो केमिस्ट्री ले लेना कहीं केमिस्ट्री हट गया ऐसे कैसे। खैर मुझे भरोसा है इतना तो नहीं हटोगे हम लोग। बेटा आज हम लोग बहुत अच्छा प्रेस्टाइल करेंगे। कौन सा करेंगे? आज केमिस्ट्री का पेपर था सर। किसका था? केमिस्ट्री का। इतना गंदा सा पेपर। अब केमिस्ट्री तो मुझे आती नहीं है। करेगा जीवन बनेगा। चलो हम लोगों ने बेटा अभी तक हाँ ठीक है हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है ये हटा दो सब क्या हट जाएगा हट दो रहा देखो हाँ हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा रहा हूँ। और बेटा आप लोग आते हो डेली प्रोजेक्ट ले रहे हो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप लोगों का भी लग रहा है लेकिन इसका वैल्यू आपको समझ में आएगा और आप पढ़ाई करते रहो मेहनत से, इसका आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है चलो तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था हम लोगों ने जेनेटिक्स स्टार्ट किया था पहले स्टार्टिंग में। हाँ जाओ हम लोगों ने जेनेटिक्स स्टार्ट किया था तो भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा था जैसे हमने पहला जो चैप्टर पढ़ा था जेनेटिक्स का उसमें पढ़ा था कि किस ये ज्यादा हिलाओ मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था बेटा पहला चैप्टर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई कैरेक्टर होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी, उसके प्रिंसिपल्स पढ़े थे। हमें एक साइंटिस्ट थे मेंडल, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि
इस टाइप से कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, जिसमें हमने मोनो हैबिट क्लॉज पढ़ा था, डाई हैबिट क्लॉज पढ़ा था, मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था, को डोमिनेंस पढ़ा था, डाई हैबिट क्लॉज पढ़ा था, हमने बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े थे जिसमें मेंडेलियन थे और क्रोमोसोमल थे, हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उसमें हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए और हमने पता लगा लिया कि कैरेक्टर ऐसे ट्रांसफर होते हैं। भाई मुझे पता लगा कि 2 एलील होते हैं, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो एक एलील डोमिनेंस शो करता है, किसी केस में रहता है, ये हमने देखा था। मैंने आपको ये बताया था कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर उसमें वो पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या था बताओ? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हम अब ये पता लगाना चाह रहे थे कि सेल के पास ऐसा क्या होता है या क्या ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू प्रोजेनी, या एक सेल से दूसरे सेल में क्या जाता है। तो क्या जाता है भाई, मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट ने कुछ 3 चीजें हो सकता है, वो सोच रहे थे, या तो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, या फिर प्रोटीन हो सकता है। और एक्सपेरिमेंट हुआ, जैसे ये पहला हुआ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हुआ था, जिसमें हमने चूहे को लिए किया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन लिए थे, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, और उसके बाद हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्म जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डीएनए हो रहा है। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए थे, मतलब एक एक्सपेरिमेंट होता है हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, जहां उन्होंने बैक्टीरियोफेज को लेके किया था और उन्होंने बताया था कि 100% डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और डीएनए ही कैरेक्टर क्या लेके आता है, ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद मैंने आपको एक सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस पढ़ाया था, उससे पहले मैंने पढ़ाया था पैकेजिंग, कि डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है। इतना छोटा न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए आना, ये बहुत ही एक कॉमन चीज नहीं थी। तो हमने देखा कि वहां पे न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ा, हमने ऑक्टामर के बारे में पढ़ा, है ना, हिस्टोन ऑक्टामर, और हमने देखा कैसे करके रैप्ड डीएनए होता है एक न्यूक्लियस के अंदर। मैंने हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताया, वो चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सेंट्रल डोग्मा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारी सेल में जो भी प्रोटीन बनना है, जो भी फंक्शन होना है, वो कौन करता है, पता लगाता है, मतलब कौन करेगा, कमांड कौन करेगा, डीएनए। और वो डीएनए कैसे करेगा वो मैंने आपको समझाया था। मैंने कहा था एक प्रोसेस होता है, ये अलग अलग नहीं पढ़ना है, आपको पता था रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। मैंने रेप्लिकेशन में बताया था डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन फॉर्म बताया था। न्यू स्टैंड कैसे फॉर्मेशन होता है, वहां पे मेन एंजाइम कौन होता है, डीएनए पॉलीमरेज बताया था। रेप्लिकेशन का मतलब होता है G1 S G2 फेज होते हैं, आपको पता है। S फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, जब सेल डिवाइड करता है तो हमारे हर एक सेल में उतना ही डीएनए जाना चाहिए, इसीलिए क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। अगर हम अगली बात करें तो मैंने आपको बताया कि डीएनए से क्या बनता है बेटा, एमआरएनए, और आपको बताया डीएनए के पास क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होता है, और जो कोड कौन करता है, एमआरएनए, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है किसके, टेम्पलेट स्टैंड के। टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी होती है 3 to 5, आपको पता है, और कोडिंग की होती है 5 to 3। वहां जो मेन एंजाइम होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। और मैंने आपको बताया कि कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है। और एमआरएनए बनता है तो पहले तो यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो आपको पता है पहले जो एमआरएनए होता है वो कैसा होता है, नॉन फंक्शनल, जिसे बोलते हैं एचएनआरएनए। इसके बाद उसमें 3 प्रोसेस होती हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। ये होने के बाद वो बन जाता है एमआरएनए, और एमआरएनए बनने के बाद हम उसको साइटोप्लाज्म में भेजते हैं, और भेजने के बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन। भाई एमआरएनए क्या लेके आया, तो मैं बोलूंगा नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस लेके आया, और उसने वहां पे आके आपको बताया टीआरएनए आता है, एंटीकोडॉन आता है, और एंटीकोडॉन के बाद आपको बताया वो एमिनो एसिड को लेके चैन मिला के जोड़ देता है। और ये काम कहाँ होता है, राइबोसोम में, राइबोसोम के पास होता है। अगले मैंने कहा जेनेटिक कोड होते हैं, 64 कोडॉन्स होते हैं, और 61 जो होते हैं वो कोड करते हैं एमिनो एसिड को, और 3 ऐसे कोडॉन होते हैं जो कैसे होते हैं, स्टॉप कोडॉन। एक कोडॉन होता है इनिशियल स्टार्टिंग प्रोसेस करता है जो, नमस्ते। और ये सब बच्चे क्या करना है भाई, बाहर क्या करते हैं आप लोग, ये सब बोलना। इसके बाद मैंने कहा था सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस होता है, और जहां पे हम क्या करते हैं, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। जेनेटिक कोडॉन का मतलब होता है, मैंने कहा था कोडॉन्स होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं नियरली, और लगभग सारे कोडॉन निश्चित करते हैं कौन से चैन में कौन सा अमीनो एसिड लगेगा। मैं बोल सकता हूं कि चैन जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस का चैन होता है वो डिसाइड करता है चैन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यानी कि कहां पे कौन सा अमीनो एसिड लगेगा।
और अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने इसके बाद जो पढ़ा था बेटा वो पढ़ा था HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था DNA फिंगरप्रिंटिंग। और DNA फिंगरप्रिंटिंग मतलब क्या देखते हैं, BNTR पता है आपको, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट देखते हैं। और इसके बाद मैंने कहा था HGP से हमें यह पता लगा था कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, कितने जीन्स होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, किस जीन पे कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यह हमें पता लगा। इसके बाद एक क्रोमोसोम पे कितने जीन होते हैं, सबसे ज्यादा जीन किस क्रोमोसोम पे होते हैं, सबसे कम जीन किस क्रोमोसोम पे होते हैं, ये सब हमें पता लगा। और इसके बाद हमने देखा कि कितने नाइट्रोजनस बेस हैं, और ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जहां हमने देखा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग बताया था, और DNA फिंगरप्रिंटिंग बताया था क्या, BNTR होता है, जिसमें हम देखते हैं कि DNA पे कितने सारे सीक्वेंस ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये चैप्टर यही में फिनिश हो गया था, और अब जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, एवोल्यूशन, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके बारे में समझते हैं। सब बच्चे आ गए क्या? आप लोग धूप ले रहेगा जल्दी आओ। और अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन। कौन सा करेंगे, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करवाऊं तो आपको कुछ बातें बताऊं। पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है एक से ज्यादा टाइप का दिखना, उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मॉर्फिन मतलब मॉर्फोलॉजी, बाहर से दिखना, पॉली का मतलब एक से ज्यादा। जैसे उसमें लिखा होगा सैटेलाइट DNA पे ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो होती है ना, इसका मतलब है कि वहां में BNTR ज्यादा दिखते हैं, वहां डिफरेंसेस ज्यादा होंगे। जैसे मेरा DNA होगा और किसी दूसरे का DNA, तो ज्यादा डिफरेंसेस हमें कहां मिलेंगे, सैटेलाइट वाले रीजन में, क्योंकि वहां पे नॉन पॉलिंग रीजन होता है, तो कितना भी डिफरेंस हो क्या फर्क पड़ता है, समझ गए? तो इसीलिए हम BNTR कहां देखते हैं, सैटेलाइट वाले रीजन में, समझ गए? ठीक। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक से ज्यादा दिखना। ऐसे आपने देखा होगा डाईमॉर्फिज्म लिखा होता है, डाईमॉर्फिज्म मतलब समझते हो? अरे जैसे अगर मैं कहूं कि NCERT में लिखा होगा सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म, आपने नहीं पढ़ा है सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म, इसका मतलब होता है कि मेल और फीमेल अलग अलग दिखेगा, उसको बोलते हैं सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म। तो ऐसी पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, पॉली का मतलब एक से ज्यादा टाइप का दिखने वाले हैं, ठीक है? अब बेटा आप लोग थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ और मेरी कहानी सुनो, ठीक है? क्योंकि इवोल्यूशन चैप्टर एक कहानी वाला चैप्टर है जिसमें आपको मजा आएगा। ज्यादा आपको दिमाग पे लोड नहीं लेना है, खाली बैठना है बस, ठीक है? सुनना है। सबसे पहले ये बताओ, चलो यहाँ देखो मैं इवोल्यूशन की बात करता हूँ। सबसे पहले ये बताओ आप लोग इवोल्यूशन से क्या समझते हो? अब कहते सिंपल भाषा में, कोई बायोलॉजी की नहीं देखना है, इधर आ जाओ, दिख रहा है क्या आपको? चलो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, वो पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन। सबसे पहले इवोल्यूशन का हिंदी पता है क्या होता है? विकास। क्या होता है? विकास होता है। अब मैं आपको कभी सिंपल वे समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को चैप्टर कठिन लगता है पता नहीं क्या चल रहा है, और मैं आपको पढ़ाऊंगा, गारंटी से कह रहा हूँ चैप्टर सबसे आसान लगेगा आपको। और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, ध्यान रखना ये चीज, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं इवोल्यूशन से। अब बोलो मत कोई। सबसे पहले ये बताओ आप लोग इवोल्यूशन से क्या समझते हो? कोई बच्चा बताएगा जो बताना चाह रहा है थोड़ा बहुत कि मैं इवोल्यूशन से ये समझ पा रहा हूं? बताओ भाई, इवोल्यूशन आप लोग नहीं समझ पा रहे हो? नॉर्मल भाषा में बता दो कि सर हम ये समझते हैं इवोल्यूशन से। तो मैं देख के लगा है, नहीं देखा तो पहले से होगा, हम पहले समझाया होगा मैंने। पहले से कैसे इवॉल्व हुए, मतलब हमारे इधर चेंजेस कैसे आए? चलो ठीक है, हम मान लेते हैं ये बात ठीक है। देखो एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ इस पेन में इवोल्यूशन हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे? इवोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि मैं इसकी डिजाइन चेंज कर दूं और मैं कह दूं इवोल्यूशन हो गया, नहीं। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर किसी के अंदर हिडन पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब होता है एक क्षमता, ऐसे मान लो पोटेंशियल, और हिडन है वो छुपा हुआ है, अगर वो किसी टाइप से बाहर आ जाए, अकॉर्डिंग टू नेचर हो गया, अकॉर्डिंग टू खुद से हो गया,
किसी भी कोई भी फैक्टर से अगर वो हिडन पोटेंशियल बाहर आ रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? एक बात आपने बहुत कॉमन सुनी होगी कि हम लोग बंदर से इंसान बन गए, ठीक है? तो बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं फिर बंदर से बंदर क्यों नहीं इंसान नहीं बने, जो आज भी बंदर घूम रहे हैं? होता नहीं होता है? ऐसा भी तो क्वेश्चन करते हैं लोग कि भाई हम बंदर से इंसान बन गए, जो बंदर अभी भी इंसान बन जाएंगे क्या? ये जी क्यों नहीं बने इंसान? तो बेटा उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं था, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इंसान बन पाते। इवोल्यूशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप सोचो कि मैं इस पैन का आकार चेंज कर दूं, इसके अंदर जैसे कुछ लोग बोलते हैं चेंजमेंट आना, उसे इवोल्यूशन बोलते हैं। नहीं, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि तुम्हारे छुपा टैलेंट को बाहर आना, उसे बोलते हैं इवोल्यूशन। जैसे मान लो कोई बच्चा यहाँ पे है, जैसे यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, तुम सबके अंदर एक पोटेंशियल छुपा है जिसमें तुम जो फ्यूचर में बनोगे, अभी वो दिख तो नहीं रहा है। अभी सब स्टूडेंट दिख रहा है, अभी कि कोई नहीं पता है कि कोई एमबीएस बनेगा या कोई पुलिस वाला बन जाएगा, लोग कोई वकील बन जाए या कोई कुछ और बन जाए, लेकिन सबके अंदर क्या है? हिडन पोटेंशियल। और जो बनेगा वो बाहर आएगा, है ना? तो इवोल्यूशन, अब इसमें दो थ्योरी आती है। देखो, एक तो मैं लेके चलूं रिलीजियस थ्योरी लेके कि भाई हम लोग, अगर आप किसी से पूछोगे कि हम लोग कैसे बने, तो हर किसी के पास एक थ्योरी है। जैसे अगर मैं पंडित जी से बोलूंगा तो बता देंगे हम किससे बने, सही है? और तुमको ऐसे ही बताएंगे, वो प्रूफ बताएंगे और तुमको यकीन भी करवा के छोड़ेंगे वो कि हाँ हम लोग ऐसे ब्रह्मा जी से बने, या किसी से बता देंगे वो ऐसे बने। अगर मैं किसी मुस्लिम में पूछूंगा कि हम लोग कैसे बने, तो उनके पास भी एक थ्योरी है अपनी कि हम ऐसे बने। ऐसे मैं सिख से पूछूंगा, लेकिन क्या ये संभव है? ऐसा संभव नहीं है। भाई आपने पी की मूवी देखी होगी, उसमें कोई कहीं हद तक काफी सही दिखाया गया है। एक बात बताओ, मुझे सबसे अच्छी मूवी लगी वो इसलिए लगी कि मूवी क्या है, मूवी का उसका मतलब अच्छा है। एक बात बताओ, अब इवोल्यूशन चल रहा है तो थोड़ी सी उस पर आता हूँ। ध्यान सुनो, कोई बच्चा जन्म लेता है उसको भी पता होता है कि मैं किस परिवार में ले रहा हूँ, किस घर में ले रहा हूँ? बेटा बच्चे को मान लो एक मुस्लिम परिवार में लेने के बाद बच्चा जन्म, और उसको मैं छोटे से कहते जैसे पैदा हो अगले दिन को हिंदू परिवार में ले आऊं और उससे 10 साल बाद पूछूं कि तुम कैसे बने और तुम्हारा धर्म क्या है, तो वो हिंदू ही बोलेगा, ना कि मुस्लिम। या कोई हिंदू परिवार का बच्चा मुस्लिम परिवार लेके जिस दिन जा रहा हूँ उसके बाद छोड़ दूं मैं, और उसे बताऊं ना कि तुम ऐसा बताना मत उसको कभी भी लाइफ में कि हिंदू परिवार का बच्चा है, वो हमेशा उससे पूछोगे तो क्या बताएगा? उससे वही चीजें सही लगेंगी। जैसे मैं हिंदू तो मुझे यही से लगता है कि धागा बांधना चाहिए, भाई ये अब मुझे ये करना चाहिए, मुझे करना है, क्योंकि मेरे माइंड में वैसा ही फ्रेम किया गया है कि ये भगवान होते हैं हमारे, इनकी पूजा करनी चाहिए, ये होते हैं, जैसा हम फ्रेम होते हैं वैसा ही। विदेशों में जाओगे वहां क्यों नहीं है सब कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम, कई जगह ऐसी है। लेकिन अभी भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रूफ कर देंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ गलत है बिल्कुल, जैसे मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये जितनी भी एस्ट्रोलॉजी ये सब चीजें होती हैं ये सब गलत होती हैं। मैं क्यों कहूँ? क्योंकि मैं जानता नहीं तो मैं सिंपल सा बहस नहीं करूंगा, और अगर जानता होता 100% तो बहस करता। लेकिन यहाँ मैं पढ़ाने के पर्पज से अगर मैं इवोल्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग एक बार के लिए पूरी तरीके से ये सब साइड में रख के देखो। एक बार सोचो, अगर ये ऐसा हुआ होता हमारे अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई थ्योरी लिखी होती बीच में, लेकिन यहाँ बायोलॉजी में ऐसा कुछ एक भी वर्ड नहीं लिखा है कि यहाँ पे गॉड भी बिलोंग कुछ करता है। उन्होंने विद प्रूफ, मैं पूरा एविडेंस दिखाऊंगा आपको कि हम लोग वास्तव में इवोल्यूशन हुआ है हमारे। ऐसा नहीं कि हम लोग फालतू में जैसे कोई ऐसे तुम सोचते हो ना कि आसमान से एक लड़का आया होगा एक लड़की आई होगी, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया होगा 3 बने होंगे, उनने किया होगा 5 बन गए, ऐसा नहीं हुआ है कुछ। समझ रहे हो? कुछ नाम है, क्या नाम बताना? मुझे भी मेरे भाई बहनों ने बताया था। हाँ मुझे पता है, ऐसा थ्योरी सबके माइंड में बिठाई गई है एक। मुझे नहीं पता थी। एक साइंटिस्ट भी आए थे यहाँ पे, स्वार्ज, उन्होंने ये भी कहा भी था कि ये जो किया है सब क्रिएशन वो गॉड ने किया है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ब्रह्मा जी से हम लोग बने, ऐसा एक साइंटिस्ट ने बताया यहाँ पे। लेकिन एनसीईआरटी में जिक्र नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, मतलब ये एकदम से सब बन गया और हम लोग एकदम से आ गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई एक बार सोचो आप लोग, थोड़ा सा एग्जाम्पल सोचो, इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा, मैं कोई बहुत अच्छी बात बताऊंगा ना आपको, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पढ़ता रहता हूँ। एक बार सोचो आप लोग, अगर एक बार को मान लेते हैं कि गॉड ने बनाया है, मैं फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम से सही, मैं कह रहा हूँ खाली गॉड ने बनाया है, कोई भी सही, तुम्हारी नजर में और कोई सही कि दूसरी नजर में और कोई सही। बेटा सुनो खाली बस, अगर गॉड ने बनाया है तो गॉड ऐसा क्यों करेगा कि जो पोलो पे रह रहे हैं वहां स्पेशलिटीनेस बहुत कम है
और इक्वेटर बहुत ज्यादा है, ऐसा गॉड क्यों करेगा? उसे पता है ना कि पोलो पे एक ही टाइप का मौसम रहता है, वो उसी टाइप के सारे एनिमल बाहर रख देता, और जो एनिमल ऐसी जगह सर्वाइव कर रहा है जहाँ पे हर टाइप का मौसम रह रहा है उतने एनिमल बाहर रख देता। हर जगह अगर हर जगह स्पीसीज या बायोडाइवर्सिटी रिचनेस जो होती है वो सेम होती, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ अच्छा एटमॉस्फेयर है, जहाँ सर्वाइवल टाइप का क्लाइमेट है, वहाँ स्पीसीज ज्यादा है, और जहाँ सर्वाइवल टाइप का नहीं है वहाँ स्पीसीज क्या है? कम। एक बात खुद सोचो बेटा, गॉड ऐसा क्यों करेगा? गॉड 2 टाइप की चीज बनाता, उसे पता है उतना एरिया ठंडों में भी तो है पोलो पे, तो मैं तो ऐसी टाइप की स्पीसीज बनाऊं कि जो पोलो पे खूब अच्छे सर्वाइव कर पाए, और इधर टाइप की ऐसी टाइप बना दूं जो गर्मी से सर्वाइव कर पाए। बात खत्म, कोई झंझट नहीं रहता, हर जगह स्पीसीज बराबर होता, कोई खेल ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ अच्छा मौसम, भाई आप लोग एक तरीका होता है, एक गाँव होता है, एक शहर होता है, शहर लगातार बढ़ रहे हैं, गाँव लगातार कम हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शहर में सब हमारे लिए फैसिलिटी मिल रही है, इसलिए लोग शहर में आना पसंद करते हैं कि हॉस्पिटल पास में, स्कूल पास में, अच्छा स्कूल पास में, ट्रैफिक है, हम ट्रेन से आएंगे तो घर पर आ जाएंगे, रोडवे से आएंगे तो रोडवे मिल जाएगी, इसलिए तो होता ही है। अब सोचो ये क्यों है? क्योंकि हमें फैसिलिटी मिल रही है, इसीलिए शहर कितने डेवलप हो रहे हैं, बार बार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और गाँव क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, गाँव से लोग बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे ही रहा होगा स्टार्टिंग में कि जहां अच्छा सर्वाइवल वहां स्पीशीज ज्यादा इवॉल्व हुए, और जहां कम सर्वाइवल वहां पे कम हुए। सिंपल सी बात है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पूरी कथा कहानी पढ़ेंगे कि आज हम इतने सारे स्पीशीज कैसे हो गए। ये कहानी बेटा आज की नहीं है, अगर पूरी कहानी आपको बताऊं, ये कहानी बहुत पुरानी है। ये कहानी इतनी पुरानी है कि हम अगर एस्टिमेट करें तो जो यूनिवर्स, आप लोग जानते हो कि अगर आप लोग सोचते हो कि मैं क्या हूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ हूं, जैसे बहुत लोग होते नहीं है, जैसे कि सोचते हैं कि यार मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, या मैं अगर नहीं रहा तो ये घर नहीं चल पाएगा, पता नहीं डायलॉग कोई माइंड में आ जाता है, या मैं नहीं रहा तो संस्था नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि कोई भी चला जाए सब कुछ ठीक ठाक चलता है, और उससे बेटर ही चलता है, जो मेरा मानना है। सही है, उससे चलता है जो पहले चल रहा था। इसीलिए एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई जा भी रहा है, अब मैं उस वाले से मत ले जाना, तुम तो प्यार वाली साइड ले जाते हो, अगर कोई जा भी रहा है तो उसे बड़े आराम से कहना ठीक है, गुड बाय, क्योंकि नेक्स्ट आदमी तुमसे उससे बेटर आएगा। मैंने ऐसा बहुत जगह देखा है। बोलो मत, पहली कहानी। दूसरा क्या है, मैं पूरी कहानी बताऊं तो बेटा आपको बताए ये पूरा क्या है, एक बायोस्फीयर है। सही है, उस बायोस्फीयर में कितनी गैलेक्सी हमें पता नहीं है, कितनी हैं, और उसमें एक हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम क्या है, मिल्की वे। समझ रहे हो? उस मिल्की वे की गैलेक्सी में कितने प्लेनेट है हमें पता नहीं, जिसमें हमारा एक प्लेनेट है धरती। समझ रहे? धरती, सूरज, चंद्रमा जो हम बकते हैं वो सब प्लेनेट है। सही, गैलेक्सी के पार्ट है। अब सुनो, उस प्लेनेट पे एक है धरती, और धरती पे भी पता है कितने देश हैं, 200 देश हैं। ऐसे देश होंगे कि अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि ये देश है तो तुम यकीन नहीं करोगे कि ऐसे भी लोग रह सकते हैं, क्योंकि मैं काफी देश को देख चुका हूं। आपको लगेगा यार हम बढ़िया हैं, लेकिन वो अपने आप को मानते हैं हम बढ़िया है। ऐसे लोग भी हैं कि आज भी धरती पे जिन्होंने आज तक मोबाइल नहीं देखा हुआ, होता कैसा है, मोबाइल भी कुछ होता है, उन्हें उनके देश को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है कि यहाँ बैठ के वहां बात कर सकते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं। सुनो, दूसरा अगर मैं बात करूं बेटा, 200 देशों में एक हमारा देश है भारत, और भारत में भी कितने प्रदेश हैं, 28 शायद प्रदेश हैं, स्टेट हैं, 29 है, 29 है शायद। और सुनो, 29 प्रदेश में जिला पता है कितने हैं, 75, और 75 जिला के एक जिला में हम हैं, और वो भी एक जिला में गांव है छोटा सा, उसके एक परिवार के एक सदस्य हैं खाली बस। तो तुम क्या हो बताओ? आपको ये नहीं पता है कि ये, अगर मैं रियलिटी बताऊं, हो सकता है जैसी लाइफ हमारी गैलेक्सी चल रही है, हो सकता है ऐसी लाइफ कितनी गैलेक्सी चल रही हो और हमें पता नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसी कोई फैसिलिटी आ जाए जिससे हम कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे को, वो हमसे बात कर पाए, और हम भाई हम कहाँ हुआ है सोचो, अपने ही प्लेनेट के छोटे मोटे आसपास प्लेनेट पे हुआ है बस, जो चंद्रमा हो गया। अभी हम अपने सारे प्लेनेट पर नहीं पहुंचे तो गैलेक्सी पे पहुंच जाओगे दूसरी। और बेटा हो सकता है कि अपनी ऐसी लाइफ कितनी गैलेक्सी चल रही हो, वहां भी प्रधानमंत्री बनते हो, वहां भी मोदी एक बैठे हो, या वहां पे भी स्टूडेंट हो, वहां भी स्कूल हो, हमें नहीं पता ये बात, या उनका पूरा लाइफ ही अलग हो, हमारे जैसा बिल्कुल ना हो।
तो सोचो इवोल्यूशन कितना इंटरेस्टेड है। अब समझे आप? अगर मैं पूरा आपको लेखा जोखा बताऊं तो सुनो, एक बार ध्यान सुनो। अगर हम देखें तो हमारा जो यूनिवर्स है वो है 20 बिलियन ईयर्स है वो। मैं बोल सकता हूं कि जो ओरिजिन वो एज ऑफ यूनिवर्स अगर हम बात करें तो बेटा वो कितनी है? बिलियन ईयर्स है, बात कर रहा हूं। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं और एक ईयर कितना है? 20 बिलियन ईयर्स है वो। सोचो कितना पुराना हो सकता है। काउंट भी हमारे जैसे पता नहीं कितनी लाखों स्पीशीज मतलब पीढ़ी खत्म हो गई और हम एक 100 साल और जीना है, उसका हम भी खत्म हो जाएंगे और आने वाले कब तक लोग रहेंगे कुछ नहीं पता है। दूसरा सुनो, अगर हम देखें कि अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ तो बेटा ये लगभग होगा 4.5 बिलियन ईयर्स है वो। मतलब था का यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, यूनिवर्स एक गोला था जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, वो विस्फोट हुआ। बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, पूरा विस्फोट हुआ और उससे क्या बन गए? गैलेक्सी। क्या बन गए? और हम बात करें कि हमारा अर्थ फॉर्मेशन हो गया 4.5 बिलियन। इसके बाद जो लाइफ का ओरिजिन हुआ था वो पता है कब स्टार्ट हुआ? आफ्टर 500 मिलियन साल बाद। ध्यान सुनो बेटा, डेटा ध्यान सुनो। 500 मिलियन साल बाद यहाँ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ और वो भी क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे पानी था। अगर यहाँ पे पानी नहीं होता तो यहाँ भी कुछ भी नहीं हो। चंद्रमा पता है सब कुछ है हमारी तरह, जैसे हमारे यहाँ मिट्टी है वहां भी मिट्टी है, बस फर्क पता है क्या है? वहां पानी नहीं है। अगर वहां पानी होगा तो संभव है वहां भी लाइफ बड़े आराम से, अगर ऐसा फ्यूचर में होता है तो लाइफ संभव है। फिर जैसे आप जाते हो यहाँ से दिल्ली, ऐसे आप जाया करोगे यहाँ से चंद्रमा पे। एक ट्रेन से नहीं जा पाओगे, प्लेन से जा पाओगे, ठीक है। चलो अगले देखो बेटा, यहाँ देखो तो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ बेटा, बोलो मत आप लोग, वो हुआ 4 बिलियन ईयर्स अगो। समझ गए आप लोग? यानी कि 500 मिलियन साल लगे खाली लाइफ का ओरिजिन स्टार्ट होने में। और इसके बाद जो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ थी, नॉन सेलुलर जानते हो क्या होता है? जैसे आरएनए प्रोटीन वगैरह बन गए थे, ये बने थे 3 बिलियन से वो, मतलब फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ ये आई थी 3 बिलियन ईयर्स है वो। और अगर हम बात करें बेटा फर्स्ट सेलुलर लाइफ, तो मैं बोल सकता हूं ये स्टार्ट हुआ था 2 बिलियन ईयर से वो। मतलब एवोल्यूशन एक साल का नहीं है, तभी तो मैं बोलता हूं आप लोग एक साल में क्यों रखते हो कि सर एवोल्यूशन नहीं होगा तो हम क्या कर लेंगे, सही तो सर्वाइव कर जाएंगे। बेटा ये हजारों मिलियन सालों का होता है, तब जाके कहीं ना कहीं सोचो खाली नॉन सेलुलर से सेलुलर लाइफ बनने में कितने लग गए? 1 बिलियन साल, मतलब 1000 मिलियन साल। और हमारी लाइफ कितनी होती है? खाली 100 साल। क्या? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। और सोचो 70-80 साल में हमें लगता है कितनी बड़ी लाइफ है, ऐसी पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजर गई और हम आज तक ये पता लगा पाए कि मतलब कि इवोल्यूशन को हम खाली पढ़ रहे हैं बस, कि पुराने क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। आपको पता है हमसे ज्यादा तो डायनासोर धरती पर रह चुके हैं, हमसे ज्यादा डायनासोर रह चुके हैं यहाँ पे। और सोचो वो खत्म हो गए तो हमारी लाइफ का क्या वजूद है? 1 मिनट लगेगा सबको खत्म होने में यहाँ से। हम नेचर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बस, हम अपने आप को कुछ नहीं चला रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करूँ चैप्टर को, बहुत देर हो गया आप समझाते हुए। हम लोग एक करके लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं लाइनों को क्या लिखा है स्टार्टिंग में, ठीक है। बकाया मैं एविडेंस आपको ऐसे ही बताऊंगा आराम से हर करके कि क्या क्या एविडेंस आए थे और कैसे कैसे पता लगा कि यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ है और इसके क्या क्या प्रमाण है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। ये लिख रहा है कि बच्चा? लिखो लिखो।
पढ़े पढ़े। कोर्ट से अरे वकील वाले होते नहीं बनी। ब्लैक और व्हाइट है ना, लगता नहीं वकील वाले कपड़े में है ना, ब्लैक और व्हाइट। चलो कोई बात नहीं, देखो ये देख लिया। देखो अब सुनो, मैं अगर आपको एक चार्ट फॉर्म में बताऊं, थोड़ा सा सुनो। अगर मैं एक अपनी तरफ से बना के कहूँ कि क्या हुआ होगा पहले, फिर हम लोग किताब पढ़ते हैं। एक बार देखो बेटा, यहाँ देखो, सबसे पहले बेटा बोलो मत, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या मिला होगा, एटम। क्या मिला होगा आपको पता है, यहाँ पे सबसे पहले जो मिला होगा वो मिला होगा एटम। और एटम में आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम, ये गैसेस थी, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके बाद अगर हम एटम जब मिलती है तो क्या बनता है बेटा, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल का मतलब है कि यहाँ से वाटर वगैरह बन गया होगा हल्के करके, हाइड्रोजन हीलियम से ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन का वो जैसे मतलब वाटर बना होगा, उसका ब्रेक डाउन हुआ होगा, ऑक्सीजन बन गई होगी, ठीक है। इसके बाद देखें तो मॉलिक्यूल के बाद क्या बना होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक के बाद क्या बना होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और जिसमें सबसे पहला बना था मीथेन। अगर मीथेन बन गया इसका मतलब यह है कि अब लाइफ आना संभव है, क्योंकि मिलर एक्सपेरिमेंट में यही हुआ था। मिलर ने क्या देखा था कि उनका जो उनने वैसे ही एटमॉस्फेयर बनाया था, उसमें क्या हुआ था, मीथेन बन गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बाद बेटा क्या बना होगा, सबसे पहले ए प्रोटीन और आरएनए, ये बना होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं बेटा पहले बना होगा प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा बना होगा, बोलो मत बेटा आप लोग। और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन होगा, यूनिसेलुलर। कैसे निकल होंगे। और इसके बाद जो मुझे लग रहा है वो बना होगा प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। कौन बना होगा। और इसके बाद जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर के बाद बने होंगे मल्टीसेलुलर। कौन बने होंगे, मल्टीसेलुलर। अच्छा यहाँ पे अगर मैं और डिटेल में जाऊंगा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ प्रोकैरियोटिक जो सेल बना होगा यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया बने होंगे। कौन से बैक्टीरिया बने होंगे, बैक्टीरिया किस टाइप के होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, हाइड्रोट्रॉपिक होंगे या ऑटोट्रॉपिक, कैसे होंगे। सबसे पहले बने थे कीमोसिंथेटिक। कौन से बने थे, कीमोसिंथेटिक। और उसके बाद बने थे फिर फोटोसिंथेटिक, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर के बाद, तो सबसे पहले आए होंगे बेटा फिश। और पहली बात तो आए होंगे इनवर्टिब्रेट्स। कौन आए होंगे, सबसे पहले आए होंगे इनवर्टिब्रेट्स। इसके बाद वर्टिब्रेट्स में कौन आया होगा, फिश। अगर फिश के बाद बात करें तो कौन आए होंगे, एम्फीबियंस। कौन आए होंगे, एक बार ऐसे ध्यान रखना पूरे चार्ट। और एम्फीबियंस के बाद जो आए होंगे वो कौन आए होंगे, रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स के बाद कौन आया होगा, मैमल्स और बर्ड्स, या फिर हम लिख दे रहा हूं डायरेक्ट मैमल्स। तो ये कहानी ऐसे स्टार्ट हुई है
और ये हमें दिखाती है कि यहाँ पे साफ साफ क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। इस वाले को हम लोग बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन। बेटा एक बार बताओ, देखो एक साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो लाइफ होती है हमेशा लाइफ से संभव है, क्योंकि ये डिबेट चल रही थी ना कि इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। तो भाई बहुत सारे साइंटिस्ट चक्कर में थे कि ये बात ठीक है बिल्कुल कि हमेशा सेल से ही सेल बनती है, क्योंकि सेल थ्योरी तो हमने पढ़ा है। सेल किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो साइंटिस्ट ये कह रहे थे पहली सेल कैसे बनी है, तो ये भी तो होगा, पहली सेल तो बनी होगी। तो साइंटिस्ट समझाया कि पहली सेल में क्या होगा, केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा। केमिकल का मतलब एटम, एटम से मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक। जब एक सेल बन गई इसके बाद क्या हुआ होगा, हल्के हल्के लाइफ आना संभव होगी। समझ गए आप लोग? तो ये एक चार्ट है जिसमें पता लगता है कि ऐसे करके हमारा इवोल्यूशन हुआ होगा, जो हमें पूरा पढ़ना है कि कैसे करके हम बोल सकते हैं लास्ट में कौन आ गए, मैमल्स। अब आपको ध्यान रखना है कि पहले इनवर्टिब्रेट्स आए होंगे, उसके बाद कौन आए होंगे, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स से पहले कौन सी आई होंगी, फिश। पहले फिश आई होंगी, आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है। फिश के बाद हमेशा ही एम्फीबियंस आए होंगे, उसके बाद हमेशा ही रेप्टाइल्स आए होंगे, उसके बाद हमेशा ही बर्ड्स और मैमल्स आए होंगे। इससे पहले अगर बात करें इनवर्टिब्रेट्स से पहले, तो आपको पता है सबसे पहले अगर इधर देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल आई होगी। उसके बाद क्या कौन आई होगी, यूकैरियोटिक सेल, फिर आए होंगे मल्टीसेलुलर। तो ऐसे एक इवोल्यूशन हुआ है जो लगभग यहाँ तक संभव है। तो मैं ये कहानी पूरी स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, हम लोग किताब पढ़ेंगे तो समझ जाओगे ना कहां से बात चल रही है। लिख रहा है कोई? यस सर। देखो अगर तुम ट्रेन में जा रहे हो ना और तुमने अगर मतलब ऐसे सफेद शर्ट काला कोट पहन लिया और काली पैंट पहन ली तो आधे लोग तो तुम्हें टीटी समझते हैं। हकीकत नहीं है, गाँव के लोग तो टीटी समझते हैं, टीटी है। मेरा प्रैक्टिकल था बरेली, तो मुझे ड्रेस पहनने जाना था पहली बार। मतलब ऐसा हुआ था कि उन्होंने मैसेज किया था कि कल वो होगा, क्या बोलते हैं उसको जो बाहर से आते हैं एग्जाम लगाते हैं, वाइवा। तो मैंने चलो दे देता हूँ, खाली था, फ्री बैठा था, वैसे मैं देने नहीं जाता हूँ। तो उसमें ड्रेस में आना था, तो मैंने क्या किया, काली पैंट पहन ली, काला कोट पहन लिया, सफेद शर्ट पहन ली और वाइवा लेके गया था। फाइल भी लेके गया था मैं, फाइल भी हाथ में थी। अब मुझे लग रहा था कि यार आधे लोग मुझे क्यों देख रहे हैं तो उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं, कोर्ट से वहां नहीं सुन रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि टीटी है ये। तो भाई मैंने कहा मैं टीटी नहीं हूं। मैं जब ईयरफोन लगा के एक साइड में खड़ा हुआ तो मैं बैठा भी नहीं, तो उन्हें लगा ये भी ऐसे ही नॉर्मल है। मैंने कहा बिना टिकट वाला भाग जाए कि प्रॉब्लम होगी गाड़ी चाहे। तो ऐसा होता है ना, कोई ड्रेस भी होती है जो पता लगती है इससे एक प्रोफेशनल आदमी है। ये लोग वही करना है कि वैसे कायदे में आवदे की भी एक ड्रेस होनी चाहिए जिससे ज्यादा बढ़िया लगे, बच्चों को फील आए। जैसे आपने देखा नहीं है, जैसे एलन कोची का ड्रेस होता है, ऐसे आवदे में होना चाहिए ड्रेस। एक टी शर्ट होना चाहिए और एक लोअर होना चाहिए, या फिर ऊपर वो होनी चाहिए, और टीचर्स की भी होनी चाहिए, जिससे एक फील आए ना कि हम यहाँ संस्थान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था, रास्ते कहा था ये बात, तो हो जाएगी, अभी सुनी जाएगी बात। कॉफी भी कहूँगा एक बार। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के घर वालों को ये भी नहीं पता होगा नीट की तैयारी कर रहा है। ऐसा हो सकता है कोई यहाँ पे ऐसा जिसके पापा को नहीं पता है कि नीट की तैयारी कर रहा है? उन्हें खाली इतना पता है कुछ नहीं आता है, बात करता हूँ, पता नहीं कहाँ जाता है और पढ़ के आ जाता है 5-6 बजे का। और जिसके माँ को ये पता नहीं होगा तो आपको प्रेशर पे 0 होगा। प्रेशर लोड लो थोड़ा सा लाइफ में कि आप क्या करना है, क्यों करना है ना। चलो ये हो गया, लिख लिया बेटा, चैप्टर स्टार्ट भी कर लें। आप लोग लिख रहे हैं खाली, ये खाली फॉर्म ले लेते हो। अरे
समझ लिया, कौन जल्दी लिखता हूँ बहुत ज़्यादा। अब एकदम लड़की फोकस करता नहीं। चलो हो गया। चलो आते हैं बेटा टॉपिक पे अपने। तो हम लोग किताब निकालो, किताब पढ़ते हैं, ठीक है, और समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो अगर देखें तो एक चैप्टर का नाम है जो, वो क्या है बेटा, एवोल्यूशन। और यहाँ पे देखो एक क्या बना हुआ है, मैं आपको हर टाइप के बंदर भी दिखाऊंगा, ठीक है, हर टाइप के दिखाऊंगा कि हम पहले कैसे थे अब कैसे हैं, ठीक है, और आप लोग अपने आप को मेल खाना है हम कौन से वाले हैं। तो देखो बेटा एकदम से हम पढ़ते हैं यहाँ पे, अब बेटा बोलो मत, एक लेकर पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। धरती पे कैसे लाइफ बनी, बोलो मत, कैसे इतने सारे स्पीशीज आए, उसकी एक कहानी है जो हम कैसे पढ़ते हैं, एवोल्यूशन में। और आज आपको रियल में पता लगेगा कि ऐसे एवोल्यूशन हुआ है, जो हमें कोई बता रहा है तो साफ साफ कहना कि आओ तो सुनाता हूँ मैं, कागज लेके आओ, ऐसे हम आए, ऐसे नहीं आए, तुम बता रहे हो, ठीक है। अगले देखो कह रहा है व्हाट एग्जैक्टली इज एवोल्यूशन टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब क्या होता है बेटा, प्लांट्स, और फौना का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। कह रहा है दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ऑन अर्थ, वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। यानी कि इतनी सारी मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, यहाँ इतना बायोडाइवर्सिटी है, और कितनी सालों से है, सोचो। तो ये क्या है पूरा, ये क्या कैसे एवोल्यूशन हुआ है, कैसे पहले कौन आया होगा, बाद में कौन आया होगा, बीच में कौन आया होगा, कौन खत्म हो गया, कौन अभी है जिंदा, हम लोग इतना सरवाइव क्यों कर पा रहे हैं, वो सबका जो हम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं इवोल्यूशन। और ये इवोल्यूशन दैट इज इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। और हमें कहाँ का पढ़ना है इवोल्यूशन, धरती का इवोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑफ स्टार एंड इंडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ, व्हाट फॉलोज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द constitute and conjecture, वो conjecture stories. This is the story of origin of life and evolution of life form or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself। बोलो हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि यहाँ पे देखो हम लोग बात करते हैं यूनिवर्स क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि यहाँ पे चांद तारे प्लेनेट क्या है, कैसे बने ये सब, कैसे इतने सारे स्पीशीज आए, डाइवर्सिटी क्या होती है, हमारी लाइफ कैसे संभव हो पाई, वो जितनी भी पूरी कहानी है जो हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, हर किसी को अलग तरीके से पता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बायोलॉजी के अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपको यकीन हो पाए कि लाइफ ऐसे बनी है। और ये बात का जो खेल है वो हमने स्टार्ट किया है, ना कि पहले से है कि भाई ये पैदा हुआ तो यहाँ पे लिखा था इसके हा बना था, जिससे पता लगा हा फॉर हिंदू। ऐसा कुछ नहीं होता है कि सब लोग एक जैसे पैदा होते हैं, खाली यहाँ के वो चेंज हो जाते हैं, मतलब बड़े होते हैं तो सही है। या फिर ऐसा भी नहीं किसी का ब्लड ऐसा होता है कि जो ये हिंदू है इनका ब्लड ग्रुप ए होगा और इस कास्ट वालों का बी होगा, इनका सी होगा, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। मैं मान लेता अगर ऐसा होता तो वहाँ, इसके बाद ये मैं ऐसे मान लेता कि भाई किसी के बाल बड़े हैं तो वो हिंदू, किसी के बाल छोटे तो मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सब हमारी कहानी है कि हम जैसा बनना स्टाइल आप पी के देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से उसने वही समझाया। पी के मत देखना, कहीं पी के देखो, मैं कह रहा हूँ पी के मूवी देखना, ठीक है। ये लोग कह रहा पी के देखें, मैं कहा पी के मत देखो तो समझ में आएगी, ठीक है। अब ये बात कर रहा है ओरिजिन ऑफ लाइफ, किस बात कर रहा है बेटा? तो समझते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ, लाइफ का ओरिजिन हुआ वो देखो। अब बेटा बोलो बोलो, मैं आपको इतना अच्छे से पता चल रहा है, बातें करो कैसे समझाता हूँ। कह रहा है व्हेन वी लुक एट स्टार, आप तारों की तरफ देखते हो, कब देखते हो? हाँ रात के टाइम देखते हो। तो वो तारे की तरफ देखते हैं तो आप पता क्या देख रहे हो? अपना पास्ट देख रहे हो। अच्छा एक बात तो है, आपने देखा होगा हमारे दादा दादी के जो पहले के लोग कहानी बताते हैं उसमें कुछ तो सच्चाई है, ये बात तो मुझे लगता है, लेकिन उनकी कहानी बताने का तरीका अलग होता है खाली। जैसे तुमने देखा होगा, तुम पापा से पूछना कि हम तारे देख रहे हैं तो पापा पता क्या कहते हैं? देखो वो तुम्हारे दादा हैं, बताते हैं। तो वो भी तो बताते हैं तुम्हारा पास्ट है, या वो देखो नानी जा रही है। अब ऐसा तो नहीं बोलते नानी, लेकिन हाँ दादा दादी बताते हैं। हालांकि मैंने वो एक थ्योरी सुनी है कि तारा टूट रहा होता है, पता नहीं क्या, तो इधर उधर घूम रहा होता है, तो उसमें कुछ होता है क्या ऐसा? क्या बोलते हैं? विश मांगते हैं, कुछ भी मांगो मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, कब मिलता है? उधर ही जाके मांग लो, डॉक्टर बन जाए।
चलो ठीक है बेटा। तो यहाँ भी ये क्या बता रहा है, सुनो सुनो, जब हम तारों को देखते हैं तो हम अपना क्या देख रहे हैं, पास्ट देख रहे हैं, क्योंकि वो जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है वो पता है कई हजारों साल पहले चली हुई है वो लाइट। आपको पता है कि आपने यूनिट सुना होगा फिजिक्स में, डिस्टेंस नापने का क्या, लाइट ईयर। सुना है आपने, डिस्टेंस नापने का यूनिट होता है लाइट ईयर। उस लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में कितना जो लाइट आ रही है उसने ट्रेवल किया है, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। अब सोचो जब हम तारों तरफ देख रहे हैं तो वो हजारों सालों का पास्ट देख रहे हैं, क्योंकि वो हजारों सालों से लाइट चली आ रही तब हमारी आंखों तक आज आ पा रही है। समझ गए? तो यहाँ पे यही तो कह रहा है, देखो कह रहा है लुक एट स्टार ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। हम क्या देख रहे हैं, पुराना टाइम देख रहे हैं, है ना। अगले कह रहा है स्टीलर डिस्टेंस। स्टीलर डिस्टेंस पता क्या होती है, यही चांद तारों की डिस्टेंस, इसे बोलते हैं स्टीलर डिस्टेंस। ठीक है, जो हम प्लेनेट वगैरह को नापते हैं या इन चीजों को नापते हैं तो इसी डिस्टेंस नापते हैं। यहाँ पे यूनिट आता है लाइट ईयर। वैसे तो हम लोग किलोमीटर देखते हैं अगर हम नीचे देखें तो, लेकिन जब ये वाला डिस्टेंस देखते हैं तो किसमें नापते हैं, लाइट ईयर में। अगले कह रहा है बेटा आर मेजर इन लाइट ईयर, लिखा भी है। लाइट ईयर क्या है, यूनिट है किसका, डिस्टेंस का। ध्यान रखना ये चीज, जिसमें कोई लेता है वो कह रहा है व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इमिटेड लाइट स्टार्ट एट्स जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये कह रहा है मिलियंस ऑफ साल पुरानी वो लाइट चली आ रही है तब हमारी आंखों तक पहुंची है। अगर मैं आपको बताऊं कि तारों की डिस्टेंस कितनी तो हम काउंट नहीं कर सकते कितनी है। सोचो हम लाइट ईयर में नापते हैं उसकी डिस्टेंस, तो वो कितने दूर होंगे हमसे, खाली हम कल्पना कर सकते हैं। और कितने तारे वो भी हमको नहीं पता है। समझ, तारे क्या है, एक मान लो हमारा पास्ट है बहुत पुराना हम देख रहे हैं। अगले कह रहा है बेटा, कह रहा है ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीचिंग आवर आईज नाउ, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर पास करके हमारी आंखों तक आज लाइट पहुंचती है। और कह रहा है बेटा however when we see object in our immediate surrounding we see them intensely and hence in the present time। और जो हम आसपास देख रहे हैं कि ये मेज देख रहा हूँ मैं, कलम देख रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, ये तो हमें तुरंत दिख रही है। इसका मतलब क्या है, ये हम फ्यूचर देख, वो सॉरी फ्यूचर कहाँ, पास्ट, वो प्रेजेंट देख रहे हैं। ये तो हमारा प्रेजेंट है तो हमें तुरंत दिख रहा है, फ्यूचर कौन दिखता है अभी। अगले क्या है however when we see object in our immediate surrounding we see them in a instantly and hence in the present time, therefore when we see star we apparently are peeping into the past, यानी कि वो कहानी कब की है, पास्ट की है। अगले कह रहे पढ़े तो कह रहे था origin of life is considered a unique event in the history of universe। ये यूनिक इवेंट है ना, ऐसा सुनना कि आज हमने लाइफ बिगाड़ दी, जैसे कोई हमने एक डायग्राम बनाया है उसे मिटा दिया तो फिर से हमने बना दिया। एक तो एक चला आ रहा है ना, और ये एक बहुत यूनिक एवोल्यूशन का हिस्ट्री पास्ट है। कह रहे बेटा द यूनिवर्स इज वास्ट रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पीक। अब आप लोग सोचो, हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि धरती एक धूल के कण के बराबर है। हमें पता ही नहीं कि यहाँ पे कितनी गैलेक्सी है, पता ही नहीं। और हम लोग सोचो एक पीलीभीत में रह के ये कहते हैं कि वाह क्या बात है। और सोचो पीलीभीत में रह के और इतने यूनिवर्स है यहाँ पे, इतने यूनिवर्स है कि हमें भी पता नहीं है। सोचो किताब ने ये कहा है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अर्थ एक, ये लिखा है जो ऑलमोस्ट ओनली स्पीक, इसका मतलब है कि धूल के कण के बराबर है, एक कण के बराबर सोचो। तो ऐसी पता नहीं हजारों, पता नहीं कितनी गैलेक्सी है यहाँ पे। तो फिर वही बात है ना, अब समझ गए आप लोग हम कहाँ रह रहे हैं और हमारी पोजीशन क्या है। अगले कह रहा है यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट लिखा है 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये कितना है बेटा, 13.8, लेकिन एक गलत लिखा है, 20 बिलियन में चाहिए, 20 लिखा है ना, 20 लिखा है, ये काउंट गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। कह रहे ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कंप्राइज द यूनिवर्स। अब ये कह रहा है बेटा कि गैलेक्सी का जो गैलेक्सी होती है सबको हम मिला के क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स का टुकड़ा ही तो है गैलेक्सी। मान लो एक बॉल है, एक बॉल है, उसमें विस्फोट हो तो जो टुकड़ा जहां गिरे वो क्या बनेगा, एक गैलेक्सी। क्या बन गया, गैलेक्सी। और अगले कह रहा है बेटा ए अर्थ इज इंडीड अ स्पीक द बिग बैंग थ्योरी। आपने मूवी देखी होगी बिग बैंग, देखिए बिग बैंग, ऋतिक रोशन की मूवी नहीं है, देखी नहीं होगी, मैंने नहीं देखी, नाम सुना है खाली बिग बैंग।
तो बिग बैंग का मतलब होता है एक विस्फोट हो, एक एक्सप्लोजन, जो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो, समझ गए, उसको बोलते हैं बिग बैंग। क्या बोलते हैं? कह रहा बेटा थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ धरती कैसे बनी, तो आप बोलोगे इसको एक्सप्लेन किया किस थ्योरी ने? बिग बैंग थ्योरी ने। यानी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा और उस एक्सप्लोजन से क्या हुआ, जो टुकड़े थे, पार्ट थे, वो क्या बन गए? गैलेक्सी। और बेटा आप लोग बताओ, जब हम जब किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है, या मैं बोल सकता हूँ ज्यादा चीजें फैलती है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? कम। जैसे आपने दूध नहीं देखा, दूध हम पीते हैं कभी तो बहुत गर्म होता है जल्दी से, तो थाली में लौटा जल्दी चलाया वो ठंडा हो गया 1 मिनट के अंदर, है ना, गिलास में फूक करते रहते बहुत देर तक, तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब जब हम किसी का बहुत क्षेत्र बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? कम। अगले कह रहे हैं द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इट टॉक ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिबल इन फिजिकल टर्म। ये कहना चाह रहा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक यूनिवर्स क्या था? एक बहुत बड़ा गोला था और उसमें क्या हुआ? विस्फोट। सही है, बहुत बड़ा। और कह रहा है बेटा द यूनिवर्स एक्सपेंड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, और टेम्परेचर क्या हो गया? कम। तो सबसे पहले ये विस्फोट हुआ, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो गया यूनिवर्स, और फिर क्या हुआ? टेम्परेचर क्या हुआ? यहाँ पे कम हुआ। और कह रहा है बेटा द यूनिवर्स एक्सपेंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। कह रहा है फॉर्म सम टाइम लेटर, और कुछ टाइम बाद क्या बन गया यहाँ पे? हाइड्रोजन और हीलियम। अगर वो क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहला क्या बना था यहाँ पे? हाइड्रोजन और हीलियम। और कह रहा है बेटा द गैसेस कंडेंस हुई अंडर ग्रेविटेशन, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स था। और कह रहा है बेटा एंड फॉर्म द गैलेक्सी ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स, और हम लोग क्या बोल सकते हैं उनको? गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बात कर रहा है, यानी कि हमारी जो गैलेक्सी है कौन सी है? मिल्की वे। कौन सी है? अगली कह रहा है बेटा इन द गैलेक्सी ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। अंडर करते रहो, ये मेन पॉइंट। हमारी धरती कब बनी? 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। और बेटा कह रहा है देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग में नहीं था। कह रहा है बेटा वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कन्वर्ट द सरफेस, कवर द सरफेस। मतलब ये कह रहा है मोल्टन मास का समझ रहे हो, यहाँ पे एक लावा टाइप का था पूरे में, और वो कवर कर रहा था पूरी धरती को, और उससे ही क्या बन गए? बताओ बेटा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। और अगर बेटा बोलो मत, अगर ये बन गए तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइफ संभव थी, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? ऑर्गेनिक कंपाउंड, और CH4 क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक बन गया तो इसका मतलब अब आप समझ सकते हो कि प्रोटीन बनना कितना आसान है, यानी बन सकता है। ठीक है, अगले कह रहा है बेटा एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर द सरफेस, द यूवी रे फ्रॉम द सन ब्रोकन, कह रहा है फ्रॉम द सन ए ब्रोकन वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो यूवी रेस थी जब वो आती थी तो किसमें? वाटर को ब्रेकडाउन कर देती थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और इसके बाद बन गई फिर ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है? O3। सही है, तो ओजोन लेयर बन गई, और ओजोन लेयर बनेगी तो यूवी रेस आएंगी नहीं, और जब आएंगी नहीं तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे कह रहा है कि ए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और एंड द लाइटर, और कह रहा है H2 escape ऑक्सीजन कंबाइन विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, और कह रहा है CO2 एंड क्या बन गए? अदर द ओजोन लेयर वाज फॉर्म। और इसके बाद क्या बन गई? तो पहले क्या था? हाइड्रोजन एंड हीलियम, उसके बाद मोल्टन मास था जो कवर किया था सरफेस को, उससे क्या बन गया? अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, ये सब बन गए। और इसके बाद आपको बताया वाटर किसमें ब्रेक डाउन हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जब ऐसे हुआ तो CO2 बन गया, और उसके बाद क्या बन गया? ओजोन लेयर बन गई। ठीक है, और ओजोन लेयर बन जाएगी तो यूवी रेडिएशन में नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर और कम हो जाएगा। और बेटा कम होगा तो इसका मतलब ये है कि पानी भी अब यहाँ पे रुकने लगेगा, कंडेंस हो जाएगा, और इससे क्या बन जाएंगे? समुद्र। और जब पानी बन गए तो मैंने कहा था पानी बन गया तो इसका मतलब लाइफ फिर संभव थी, क्योंकि हमारी लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है? वाटर से। किससे हुआ है? वाटर से। अगले देखो, तो कह रहा है बेटा द ओजोन लेयर वाज फॉर्म एज इट कूल्ड, ठीक है, द वाटर वेपर फेल एज रेन, मतलब रेन की तरह बारिश होने लगी यहाँ पे। और कह रहा है टू फिल द डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब है गड्ढे, कह रहा है एंड फॉर्म ओशियन, और क्या बन गए? ओशियन बन गए। समझ गए? और कह रहा है बेटा लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन साल बाद, यानी कि 4 बिलियन ईयर्स बैक, यानी कि यहाँ पे लाइफ का ओरिजिन स्टार्ट हो गया। सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहे कि बताओ
ये कौन अगर आपसे कहे कि बताओ क्या संकेत था कि धरती पे लाइफ आई, तो आप क्या बोलोगे? वाटर। अगर यहाँ पानी नहीं बनता तो इसका मतलब लाइफ संभव नहीं था। और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, इसका मतलब क्या है? यहाँ लाइफ आना संभव है और यहाँ लाइफ आ सकती है। अगले देखो बेटा, कह रहा है डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस। आप लोग बताओ क्या ये लाइफ दूसरे स्पेस से आई है? बताओ, नहीं ना। कह रहा है सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि लाइफ कहां से आई है? दूसरे स्पेस से आई है। मतलब वो तो ऐसा मान रहे थे कि दूसरी स्पेस से आई, जैसे उसमें नहीं आया था कोई मिल गया, जादू आया था, है ना। और वो जादू आया तो वहां उसे लग रहा था उसको बचा के रख रहे थे ना तो ऐसे कुछ नहीं हुआ था। सही है, यहाँ पे जादू एक बनाए जो भी बनाए, लेकिन दूसरी स्पेस से नहीं आया था। हो सकता है बेटा, ये मेरी बात सुनो, हो सकता है हजारों साल बाद, हम तो नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन हो सकता है लाखों साल बाद हम लोग ऐसे जा सकें और वहां से भी हमारी कनेक्टिविटी किसी टाइप से हो जाए कि एलियंस हमें देखने को मिले कि हैं वास्तव में ऐसे कुछ। सही है, ये हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, अब तुम्हें देखने मिलेगा, तुम शांत बैठो। कह रहा है अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स बट ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लेनेट इंक्लूडिंग अर्थ। बेटा बोलो मत। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि जो स्पोर होते हैं, स्पोर वो दूसरे प्लेनेट से हमारे प्लेनेट में गिर गए, कैसे गिर गए, और यहाँ पे लाइफ क्या हो गई? संभव हो गई। लेकिन ये संभव एक बिल्कुल गलत है। कह रहा है बेटा पेनिस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। अब अगले कह रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ डीकेइंग एंड रोटिंग मैटर। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं कहानी सुनो। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता क्या बताया, आए होंगे घूम घाम कहीं से और अपनी पसीने की शर्ट, जैसे होता नहीं कट्टा होता है, कट्टा तवंजा नहीं, वो कट्टा, अरे जो जिसमें हम गेहूं वगैरह रखते हैं, तो उन्होंने आटा रखा था कट्टे में भरा हुआ, और उन्होंने क्या किया, अपना शर्ट उसी पे डाल दिया जल्दीबाजी में। और उन्होंने देखा थोड़े दिन बाद शर्ट पड़ा रहा वहां पे, उन्होंने देखा यार यहाँ पे चूहे आ गए, मतलब चूहे नए बच्चे ने देखे मुझे, तो उन्होंने यही थ्योरी बता दी। बोले अगर पसीने की शर्ट को तुम गेहूं के आटे पर रख दोगे तो वहां लाइफ आ जाएगी मतलब लाइफ संभव है, क्योंकि चूहे आ गए थे ना। तो साइंटिस्ट ने कहा भाई तुम कमरे में सही देखते तो वहां एक चूहा और चूहिया होंगे पहले से, उन्होंने रिप्रोडक्शन कर दिया वहां पे खाली, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। समझ गए? तो इन्होंने देखो यही कहा है, यहाँ देखो जो कह रहे हैं ए फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ डीकेइंग एंड रोटिंग मैटर। लिखा है लाइक स्ट्रा एंड मड, मतलब मिट्टी वगैरह कीचड़ वगैरह होती है, वहां लाइफ अपने आप संभव होती है, ऐसा इन्होंने कहा था। कह रहे हैं दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, क्या बोलते हैं। लेकिन अगले एक साइंटिस्ट आए थे लुईस पास्चर, बाय केयरफुली एक्सपेरिमेंट demonstrate that life come only from pre-existing life, इसीलिए इसको क्या करो अंडरलाइन। पहली बार एक साइंटिस्ट आए थे लुईस पास्चर, जिन्होंने बताया था साफ साफ कि लाइफ हमेशा लिविंग लाइफ से आ सकती है, नॉन लिविंग से नहीं आएगी। इनके एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हम लोग स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, सोचो सुनो बेटा, याद देखो इन्होंने क्या किया इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया लुईस पास्चर ने, जिसको बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। सुन लो क्या है वो, देखो इन्होंने क्या किया, दो बोलिए क्या बोलते हैं, कलश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे दो बोलिए मटके मिट्टी के, और उन्होंने कुछ ऐसे लिए इस टाइप से, यहाँ देखो बेटा ऐसे टाइप से लिए, और उनका जो गर्दन था वो पता है कैसा था, ऐसे था, इसीलिए इसको बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। समझ गए आप लोग। दो लिए, उन्होंने नीचे आगे लगा दी और एक और ले लिया ऐसे, और बेटा एक में क्या किया उन्होंने, यहाँ देखो यहाँ भी आगे लगा दी, इसको बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने प्रूफ किया था। तो उन्होंने कैसे किया, इसका उन्होंने एक तोड़ दिया, सही है, और इसका ऐसे रहने दिया, तो उन्होंने इसमें क्या करा था, ईस्ट का इसमें पड़ा हो क्या था, और नीचे से गर्म हो रहा है तो किल हो गया, मर गया। उन्होंने देखा कि जो इसका गर्दन ऐसे वाला है उसमें लाइफ कभी भी नहीं देखने को मिली, और इस वाले में क्या हुआ, लाइफ देखने को मिली।
इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अगर आ भी रहा था लिविंग बाहर से तो वो यहाँ फंस जाता था और इधर तक वो नहीं आ पा रहा था, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्ट इसमें कांटेक्ट में आ रहा था और वो यहाँ सर्वाइव कर गया, तो यहाँ लाइफ देखने को मिल गई। इसका मतलब उन्होंने बताया कि कभी भी लाइफ हमेशा लिविंग लाइफ से ही बन सकती है, नॉन लिविंग से नहीं बनती। इसको बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, जो किया था लुइस पास्चर ने, ये बताने के लिए कि लाइफ हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही संभव है, नए तरीके से नहीं बना सकते। अगर ऐसा संभव होता तो तुम खुद बोलो बेटा, किसी को अपने घर में 5 नौकर चाहिए, 5 सेल जनरेट करवाता मार्केट में जाके और 5 बच्चे यार लो, एक कपड़े धुल रहा है, एक जी कर रहा है, वो कर रहा है, उसे पता है मेरे बच्चे धुलना है, तो मैंने बनाए खाली बार से, जैसे होता नहीं ट्रैक्टर ले आते हैं काम करने के लिए। क्या कर रहे हो? तो ऐसे ही उन्हें ले आते, लेकिन ऐसा संभव हमेशा लाइफ किससे है? लाइफ से ही बन रही है। अगले देखो, तो समझ गया स्वान नेक एक्सपेरिमेंट क्या था क्या? हाँ, तो हम लोग जरूर बनाते हैं। अगले देखो, ये कह रहे हैं हम तो बनाते कह रहे हैं, कहाँ पे हम लोग पता ना बेटा? हाँ यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अभी जो बताया था वही लिखा है। कह रहा है जो पहले साइंटिस्ट है लुइस पास्चर से, और वो कह रहे हैं बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने और बताया कि लाइफ कहाँ से आती है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। और कह रहा है ही शो दैट इन प्री स्टेलाइज्ड क्लास डेड लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट व्हाइल इन अनदर क्लास को ओपन 2 ईयर, जो ईयर में ओपन था। और कह रहा है न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट। समझ गए हम लोग? नए वहां पे एनिमल देखने को, मतलब नई लाइफ वहां देखने को मिली, जहां टूटा हुआ था उसका ऊपर का हिस्सा और जहां नहीं था वहां लाइफ देखने को नहीं मिली। अगले कह रहा है बेटा, दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फ्रॉम केम ऑन अर्थ। आप लोग बताओ बेटा, क्या इसका आंसर? आप देखो साइंटिस्ट क्या कहेंगे, चलो तुमने ये तो कह दिया बेटा, बोलो मत आप लोग, ये तो कह दिया कि हाँ ठीक है लाइफ जो होती है हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, लेकिन ये साइंटिस्ट ये कह रहे थे ये भी तो बताओ कि पहली लाइफ कैसे आई यहाँ पे। बात तो वही चल रही है ना लगातार कि पहले यहाँ पे कौन आया और पहली लाइफ कैसे आई यहाँ पे। अभी तो हम खाली इतना पढ़ रहे हैं लाइफ कैसे आई, ठीक है। कल से हम ये पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, तो मैं आपको डार्विन के बारे में बताऊंगा, लेमार्क के बारे में बताऊंगा, उनका क्या मानना था, क्या स्टोरी थी, वो मजा आएगा। आज हम लोग केमिकल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं ओपेरिन, जो साइंटिस्ट कहाँ के थे? रसिया के। और एक साइंटिस्ट कौन है? हेल्डेन, जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के। यहाँ पर ध्यान रखोगे रसिया कौन थे, इंग्लैंड कौन थे, वही लोगों ने बताया। मैं ध्यान रखता हूँ हेल्डेन मतलब माना करो हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान किसने गुलाम बनाया था? इंग्लैंड ने। तो ध्यान रहता है मुझे इंग्लैंड हेल्डेन, समझ गए। और जो बचे वो कौन बचे? हालांकि मुझे और भी बात से ध्यान रहता है, लेकिन आप लोग बता सही नहीं है, ध्यान रखो। ओपेरिन थे जो, वो कहाँ के थे? रसिया। चलो अगले देखो, कह रहा है प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव केम फ्रॉम प्री लाइफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लिखा है एग्जांपल डालने है प्रोटीन। इन्हें पता क्या कहा? इन्होंने कहा ये बात ठीक है, तुम कह रहे हो कि हाँ नई लाइफ हमेशा नए लिविंग से ही आती है, लेकिन जो पहली सेल बनी होगी उसका क्या हुआ होगा? केमिकल एवोल्यूशन। क्या हुआ होगा? केमिकल का मतलब है कि पहले इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बने होंगे, ये सब हुआ होगा, तो पहली सेल बनी होगी पहले, और पहली सेल में भी क्या बना होगा? आरएनए और प्रोटीन, यानी कि नॉन सेलुलर। और जब आरएनए बन गया उसके बाद क्या बन गया? डीएनए, और डीएनए बन गया तो उसके बाद क्या बन जाएगा? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं बेटा, बोलो मत, यहाँ देखो कह रहे हैं एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीड बाय केमिकल एवोल्यूशन। क्या हुआ यहाँ पे? केमिकल एवोल्यूशन। आप लोग समझे? देखो आ जाओ। साइंटिस्ट ने क्या पहले तो ये बताया कि लाइफ कैसे यहाँ पे आई, तो उन्होंने दिमाग लगाया अपना अपना कि लाइफ कैसे आई। लाइफ आई हमेशा पुरानी लाइफ से ही आ सकती है, नई लाइफ से लाइफ नहीं आ सकती है। अब क्या हुआ? आप लोग क्या देख रहे हो? जा रहे हो जान? अब क्या हुआ? नई लाइफ कैसे आई? तो उन्होंने कहा यहाँ पे क्या हुआ होगा? पहले एक सेल बनी होगी और उसको बोलते हैं फर्स्ट क्या हुआ होगा? केमिकल एवोल्यूशन। और केमिकल एवोल्यूशन मतलब पहले क्या बना होगा? आरएनए, उसके बाद बना होगा। जब एक बार सेल बन गई उसके बाद लाइफ आना संभव थी। तो देखो अगले
कह रहा है बेटा फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द कंडीशन ऑन एन अर्थ वर हाई टेम्परेचर और लिखा है वोल्केनिक स्टॉर्म रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन कंटेनिंग CH4 NH3। अब यहाँ पे कह रहा है ये आए होंगे ना CH4, मैंने कहा था अमोनिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया था मीथेन। अगले कह रहा है 1953 की बात है, एक साइंटिस्ट थे मिलर, जो कहाँ के थे, अमेरिका के। कहाँ के थे बेटा, अमेरिका के थे। और कह रहा है बेटा क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन, इन्होंने क्या किया लैब में सिमिलर कंडीशन रखी, सिमिलर मतलब वही वाली कंडीशन जो साइंटिस्ट कह रहे थे ऐसा हुआ होगा पहले। तो देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है ही क्रिएट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग CH4 H2 and NH3 एंड वाटर वेपर। और कह रहा है कितना टेम्परेचर दिया 800 डिग्री। और कह रहा है ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड, और क्या बन गया अमाइनो एसिड। तो इसका मतलब ये समझ गया कि यानी कि लाइफ आना संभव है। और कह रहा है बेटा अब मैं दिखाऊंगा इसका एक्सपेरिमेंट को, कह रहा है इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर नाइट्रोजन बेस पिगमेंट एंड फैट। जब ये बन जाएगा तो समझ लो कैसे होगा। और कह रहा है एनालिसिस ऑफ मेटेराइट कंटेंट आल्सो रिवील सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस विद द लिमिटेड एविडेंस। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंसेप्ट स्टोरी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल एवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। हमारे पास और कोई आइडिया नहीं था तो हमने इसी को क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया कि यही वास्तव में हुआ होगा। किसके एक्सपेरिमेंट को, मिलर एक्सपेरिमेंट वो था ये। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर उन्होंने वही कंडीशन रखी, वही कंडीशन वाला समझ रहे आप लोग। देखो यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगाए, जैसे ऐसा लगे बिजली कड़क रही है, वही टेम्परेचर रह रहा है। इसके बाद देखो यहाँ बॉइलिंग वाटर हो रहा है, मतलब जैसे पहले टेम्परेचर रहा होगा ज्यादा, वाटर बॉइल कर रहा था वैसे ही रहा है देखो। इसके बाद ये उड़ेगा ऊपर जाके, फिर आएगा, फिर कंडेंस होगा। यहाँ देखो लिखा है कंडेंसर लगा दिया इनने, वाटर आउट हो सकता है वाटर इन हो सकता है। कंडेंसर का मतलब होता है कंडेंस करने वाला, फिर से पानी यहाँ जाए और यहाँ आया तो फिर से क्या हुआ, फिर से उड़ गया, फिर से हुआ, यही चल रहा था। और लगातार चलने के बाद यहाँ क्या देखने को मिलेगा हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड देखने को मिले तो समझ गए यहाँ पे कि पता लग गया कि यह केमिकल रिवोल्यूशन हुआ है। और फर्स्ट जो सेल बनी है वो कैसे बनी है, केमिकल रिवोल्यूशन से। समझ गए, एकदम से ऑर्गेनिक नहीं हुआ है, पहले क्या हुआ है केमिकल रिवोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है we have no idea about the first cell replicating metabolic capsule of life arose. The first non-cellular form of life could have originated 3 billion years back. कब हुई थी? तो ध्यान रखना, फर्स्ट नॉन सेलुलर 3, फर्स्ट सेलुलर 2। और धरती पे लाइफ ओरिजिन कब हुआ 4, और धरती कब बनी 4.5, और जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना है 20 बिलियन। ठीक है, अगले कह रहा है बेटा they would have been giant molecule RNA और प्रोटीन। और कह रहा है पॉलीसेकेराइड, ये भी ध्यान रखना 3 रीजन, RNA प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। अगर ये बन जाएंगे तो उसका मतलब लाइफ संभव है। और कह रहे हैं these capsules reproduce their molecules perhaps the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago। तो ये कह रहा है कि पहली जो लाइफ थी सेलुलर वो कब बनी 2000 मतलब है 2 बिलियन ईयर्स ago, यानी कि 2 बिलियन साल पहले। और कह रहा है बेटा these were probably single cell होगी यहाँ पे, all life form were in water environment only, this version of a biogenesis थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बायोजेनेसिस। ठीक है, और कह रहे हैं the first form of the life arose slowly through evolution forces from non-living molecule is accepted by majority, however once formed how the first cellular form of life could have evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below। और इसकी बात आगे कहानी कि कैसे इतनी सारी स्पीशीज डेवलप हुई हम पूरी कहानी अगले पढ़ेंगे। अभी तक हमने इतना देखा है खाली, ये कहानी कब तक की थी 2 बिलियन ईयर्स पहले की कहानी थी कि कैसे फर्स्ट सेलुलर लाइफ यहाँ पे आई। ठीक है, करो रिवाइज करो एक बार, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ ना, करो रिवाइज करो एक बार। बेटा डेटा आप लोग पता है क्या करना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में अल्फा चीजें कॉपी में लिखना, वरना आप लोग बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ है ना, तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पहले क्या आया बाद में क्या आया ये। ठीक है, पढ़ो एक बार अच्छे से।
बेटा। और सब लोग कपड़े वपड़े पहन के रहो अच्छे से। मेरा फीवर आ गया पर वो कभी रहा है, समझ रहे हो? तो ठंडों को हल्की कर लेना, हल्के पे। हाँ कपड़े नहीं पहनना, कपड़े पहनने थोड़ा ऐसा रहता है। देखो ये नहीं पहने, देखो एक ही तरह कपड़े पहनो, ये दोनों पहने। तुम लोगों में कौन कहाँ गया था? हाँ तुमने कौन गया? तुम गई थी? क्या देखा तुमने? कुछ देखा नहीं, ट्रेन देखी होगी, बस देखी होगी। ट्रेन से गए? बेस्ट को मिलेगा? काम करना रहता है ना? चलो बेटा आप लोग पढ़ाई करो। और इसमें आप लोग नोट से बनाना, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको अलग-अलग लिखना ही पड़ेगा, वरना आपको थोड़ा सा मैं हालांकि मैं कुछ चीजें बहुत अच्छे लिखूंगा आपको जॉब लिखेंगे यूरो के बारे में, एरा के बारे में, पीरियड के बारे में, तो वो तो बहुत अच्छे मैं खुद से लिखूंगा, ठीक है? इसका बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम। कर दिया मैंने एक बार, कर दिया बेटा तुमने? इसके बाद मिल रहा है अब आपके सारे चैप्टर बहुत छोटे छोटे है ना, एक ही चैप्टर है खाली जो है वो कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा है? समझ में आता नहीं, इसलिए बता दो कि मैं क्या दवा लग रहा है ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म आर थ्योरी। कौन कौन सी थ्योरी थी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? अभी तक हमने ये पढ़ लिया, सुनो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि पहली लाइफ कैसे बनी। अब बात ये आती है कि चलो पहली सेल बन गई, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन वो सेल इतने टाइप की स्पीशीज में कन्वर्ट कैसे हुई? और धरती पे आज आपको पता है कितनी स्पीशीज है? 17 से 18 लाख, मिलियन नहीं 18 लाख, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन। यह मैं मान के चलता हूँ। तो मिलियन ही तो बोला था आपने। तुम बोली थी 17 से 18 मिलियन। हाँ तो अभी सर आपने मैंने बोला 1.7 से 1.8 मिलियन, डिफरेंस दोनों में। 1.7 मिलियन आते हैं 17 लाख का नहीं, और 17 मिलियन बोलते ना अप्रोक्सीमेटली होंगी 2 मिलियन, इससे ज्यादा नहीं होंगी। लेकिन 2 मिलियन आप हल्के भी सोच समझ रहे हो क्या? 20 लाख स्पीशीज का, तो 20 लाख का मतलब पता है क्या होता है? आपने अभी तक मुझे लगता है पूरी लाइफ में कितनी स्पीशीज देखी होंगी? बहुत बहुत 200, अरे 500 मान लेता हूँ। अगर चिड़िया देखे आओगे सबकी तब भी 500 गिनो तो नहीं निकलेंगी। अगर हाँ हो सकता है आपने चींटी उटी देखी हो, चींटी, चीटा, टिड्डा, सही है, टिड्डी, जो भी ये सब लगाओगे तब भी मान के चलो 200 मान लो, जो आपने वास्तव में देखी होंगी। सामने हाँ मक्खी मच्छर सब लगा दो तब भी 200 बैठे। और तो और है कितनी? 20 लाख। ये 1000 कहानी नहीं, अरे मान लेता हूँ ना 1000 देखे होंगे और बताओ।
लेकिन 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 20 लाख। आपको पता है यहाँ पे आपको लगता है चीटी होती, चीटी लगता है यार, चीटी क्या है, नॉर्मल चीज है, होंगी 10-15 स्पीशीज की। चीटी के लिए 2000 स्पीशीज है, 2000 टाइप की चीटी है धरती पे। चीटियां छोटी जो चीनी खाती हैं, समझ रहे हो? और अरे चीटियां वही तो आती, चीटियां चीनी वगैरह होती है, मीठे जीव है, उसके लिए वो आता है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा लगा दो, उसके बाद चीटियां नहीं आती है। वो ड्रामा हमने पहले बहुत किया लक्ष्मण रेखा, ठीक है, कमरे में चीट वो आ रही है तो लक्ष्मण रेखा की थी, आप नहीं आएंगी जो। चलो ठीक है बेटा, अब सुनो आप लोग, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक, अब इतनी सारी स्पीशीज में डेवलप होना, ये साइंटिस्ट को नहीं लगा था, कैसे हम बता सकते हैं चीज? तो कुछ 2-3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने लगभग इस चीज को एक्सप्लेन किया, अच्छे से किया। जैसे अगर हम थ्योरी की बात करें तो हम पढ़ते हैं डार्विन थ्योरी। क्या पढ़ते हैं? डार्विन एक साइंटिस्ट थे, उनकी पढ़ते हैं डार्विनिज्म, उस थ्योरी को बोलते हैं डार्विनिज्म। मुझे सबसे अच्छा साइंटिस्ट यही लगे थे, डार्विन। इसके बाद एक साइंटिस्ट और थे लैमार्क, थ्योरी उनका ही बढ़िया है, उसको बोलते हैं लैमार्किज्म। हालांकि लैमार्क में जो बात कही थी वो ठीक कही थी उन्होंने भी, लेकिन कुछ माइंडों में थोड़ा गलत बोला था और डार्विन ने बिल्कुल ठीक बोला था। और एक थे बैलेस, एक साइंटिस्ट और थे बैलेस। लेकिन बैलेस ऐसे थे जैसे अभी मान लो मोदी है और साथ में अखिलेश यादव है नेता, लेकिन चल बिल्कुल नहीं रही। तो इसका मतलब क्या है? ऐसी कहानी थी उस टाइम बैलेस की और डार्विन की। ऐसा सुना जाता है कि डार्विन ने इतना कहा है, उससे एक भी पॉइंट कम नहीं कहा था बैलेस ने, सेम कहा था। और सेम नॉलेज थी, सेम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों की। लेकिन जो हम पढ़ते किसे बार-बार? डार्विन को, क्योंकि डार्विन इंग्लैंड के थे और ऐसा मानते हैं कि इंग्लैंड का दबदबा था पूरे कई देशों में, इंग्लैंड का दबदबा था। और बैलेस कौन थे? इंडिया, मतलब इंडिया साइड को उन्होंने डिस्कवरी की थी, तो इसलिए उनका कुछ चला नहीं कुछ कहानी। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि दोनों ने सेम थ्योरी दी थी। और मैंने कहीं पे एक जगह देखा था कि शायद बैलेस वो थे, शिष्य थे डार्विन के, इसलिए एक इफेक्ट ये भी था कि डार्विन ने अपना नाम कर लिया। लेकिन और मैंने ये बात आपको पहले ही बोला है, आपने जो भी साइंस पढ़े सब हमेशा विदेशी क्यों पढ़े? क्योंकि बेटा 1950 के बाद तो हमने कोई खुदा सुना है कुछ? 1950 से पहले साइंस डिस्कवरी हुई है, और 1950 से पहले हम गुलाम थे, कोई पढ़ता ही नहीं था। पढ़ना चाह रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? विदेश जा रहा है, तो वो क्या ही डिस्कवरी कर पाएगा? तो फिर तुम कहां से क्या करोगे? अगर देखा जाए तो इंडियन में नॉलेज की कमी नहीं है। अगर आप देखोगे अमेरिका में आज जाके, तो सबसे ज्यादा जो अच्छी अच्छी पोस्ट हैं वो इंडियन लोगों की है वहां पे, समझ रहे हो आप लोग? लेकिन हम लोग क्या थे उस टाइम? गुलाम थे, तो हम लोगों के हक में कुछ आया ही नहीं। हमने किया हो थोड़ा बहुत, किसी ने किया भी होगा तो उसका दबा दिया होगा, ताप लिया होगा उन लोगों ने शाम को ठंड में, कहा होगा इसमें एक्सपेरिमेंट करें, जलाओ, इसके एक्सपेरिमेंट उन्होंने उतार के और अपने छपवा दिए। ऐसे ही हो रहा है आजकल। आजकल नहीं हो रहा है क्या? ये तो अब तो आजकल तो अलग देश में हो रहा है। अगर तुम्हारा बेटा, मैं रियलिटी दूं, रियलिटी और दिखावा सब कुछ अलग होते हैं। अगर तुम रियलिटी आज भी ग्राउंड रिपोर्ट देखोगे ना, तो तुमको पता लगेगा कि कितना भेदभाव होता है लोगों के साथ। इतना बड़ा होता है कि तुमको छोटी छोटी चीजों में ऐसा लगेगा कि यार गरीब होना ही पाप है। रियलिटी बता रहा हूं मैं। तुम सपोज मानो हम लोगों को लगता है कि पुलिस कि बहुत एक हमारी, जैसे यहाँ घूम रहा है गुजरात, ठीक है, कि बहुत ज्यादा हमारे सेवक हैं, तुम एक रिपोर्ट लिखवाने जाना खाली बस, और जायज लिखवाने जाना, जायज। हो सकता है तुम्हें किसी ने मारा हो और तुम लिखवाने जाना, जब तक तुम रुपया नहीं दोगे, जब तक तुम्हारी कोई भी नहीं सुनेगा वहां पे। सुनने छोड़ो, तुम्हारे साथ देखेंगे नहीं गौर तौर। तुम कहना मुझे मारा है, खून निकल रहा है, तब भी नहीं सुनेंगे और बताओ। और हो सकता है कि दूसरे ने रुपया दे दिए तो वो प्रूव कर देंगे तुम नहीं पिटे हो, तुमने उसे मारा है। अब तुम बचाते फिरोगे कि हम कैसे बचे यहाँ से। ये मैंने आंखों से देखा है, सब करते हैं। मैं कहता हूँ ऊपर से नीचे तक ही करते हैं। तुम जायज में हो, बिल्कुल जायज में, तब तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, मतलब सुनेगा ही नहीं। तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी सब धारा रह जाएगा। तुम्हें लगेगा कि काश मैं कोई पोस्ट पे होता यहाँ पे। जब तक नहीं करोगे, जब तक। और मैं कतई नॉर्मल छोटी सी बता रहा हूँ कतई, और ये बात सच्चाई है। कोई यहाँ पे ऐसा हो तो बता दे कि ऐसे हम नॉर्मल जाएंगे तो सुनने हमारी, सुनेंगे ही लोग। सुनने छोड़ो, तुम्हें अंदर तक नहीं आने देंगे। कितने लोग तो कहेंगे भाग भाग, तुम्हें वेट करवाएंगे ठीक है शाम तक। तुम शाम को खुद अपने घर चले जाओगे, सोचोगे अरे छोड़ो यार क्या चल रहा है, समझ में नहीं आएगा, और उल्टा फंसा दिया, चक्कर में पड़ जाओगे। ये होता है आज की
कतई, वो तो बहुत पहले का टाइम था जहाँ हम गुलाम थे, आज आजाद देश में ऐसा हो रहा है। और मुझे इतनी शर्म लगती है सब चीजें होते हुए कि यार लगता है बताओ क्या चीज चल रहा है। जिसकी पकड़ है ना, चाहे वो कुछ भी ना हो, वो सब कर रहे हैं आजकल, और जिसकी पकड़ नहीं हो बिल्कुल बेकार है सर। तुम्हारा फोन चोरी हो जाएगा तो वो और तुम्हें बता देंगे कि तुमने गिरा दिया मुझसे, चैन क्यों नहीं फ्लोर में, तो गिर ही जाएगा। और तुमने अगर रुपये नहीं दिए तो ये साबित कर देंगे कि तुम्हारी गलती है ना कि फोन गिर गया उसकी गलती है। हकीकत है बेटा, हकीकत है। तो उस टाइम पे साइंटिस्ट का सोचो क्या रहा होगा जब हमारा हम पूरी तरीके से गुलाम थे। तो उस टाइम पे अगर इंडियन ने किसी ने कुछ किया भी होगा तो उसका बिल्कुल नहीं सुना हो गया होगा। इसीलिए मैंने देखा है कि हर एक इंडियन कि कोई यहाँ पे, हम ना बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ना फिजिक्स में पढ़ते हैं, ना ही केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और मैं बताऊं अगर आपको तो भारत में दिमाग की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जो बात करूंगा यहाँ पे वो करूंगा दो साइंटिस्ट की। एक की बात करूंगा किसकी, डार्विन की, करूंगा लेमार्क की। छोटे से एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको, डार्विन और लेमार्क में क्या डिफरेंस है। देखो, इन्होंने थ्योरी दिया था जिराफ को लेके, आप जिराफ जानते होंगे, जिराफ। इन्होंने एक जिराफ को लेके एग्जाम्पल दिया था और इन्होंने बताया था कि जो जिराफ होता है उसकी गर्दन लंबी है। आज सही है, लोग ऐसा मानते थे कि पहले जिराफ छोटी गर्दन वाले भी होते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, छोटी गर्दन वाले होते थे। अब दोनों का देखो ना सोचना कैसा था। डार्विन ये सोचते थे कि जिराफ ने गर्दन लंबी की है, ऐसा नहीं। डार्विन की सोच क्या थी, नहीं लेमार्क की सोच थी। लेमार्क की सोच ऐसी थी कि जिराफ ने गर्दन लंबी की है, और डार्विन ने सोचा कि दो टाइप के जिराफ थे, छोटी गर्दन वाले और लंबी गर्दन वाले। जब कोई सामने संकट आता है, जैसे मान लो पीढ़ी में सब उससे चल रहा है, सपोज मानो दो टाइप के लोग रह रहे हैं, अमीर और गरीब। अभी कुछ ऐसा हो जाए, बाढ़ आ जाए, ये सूखा पड़ जाए, मान एकदम से खतरनाक कंडीशन आ जाए, तो बताओ कौन सर्वाइव कर पाएगा, तो अमीर होगा, गरीब अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ही मानना था किसका, डार्विन का। उन्होंने कहा कि दो टाइप के गर्दन वाले थे, छोटी गर्दन वाले जब प्लांट नीचे नहीं रहे, नीचे पेड़ पौधे नहीं रहे, तो ऊपर खाना था उन्हें प्लांट, तो सर्वाइव वही कर पाए जो लंबी गर्दन वाले थे। लंबी गर्दन की नहीं है थे उस टाइम पे, और छोटी गर्दन वाले क्या हो गए, खत्म। जब बड़ी गर्दन वाले मैटिंग करेंगे आपस में, बड़ी गर्दन वाला बच्चा होगा। ये मान लो छोटे वाला हो भी गया तो फिर तो खत्म हो जाएगा, फिर बड़ी वाला सर्वाइव कर जाएगा। तो ऐसे करते करते आज क्या हो गया, लंबी गर्दन वाले जिराफ हो गए। हालांकि लेमार्क का भी मानना बेकार नहीं था, जैसे मैं आपको थोड़ा समझाऊं, 3-4 मिनट रुका हुआ है, फिर हम लोग कल में इसके द्वारा पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। आज थोड़ा समझ लो आप लोग पहले। एक साइंटिस्ट थे बेटा लेमार्क, कौन थे, और एक थे डार्विन। आपने नाम सुना होगा ना दोनों, बहुत से सुना होगा। इनकी थ्योरी को बोलते हैं लेमार्किज्म, क्या बोलते हैं, और इनकी थ्योरी क्या बोलते हैं, डार्विन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ देखो, लेमार्क ने जैसे पहला बात पता क्या बोला था, इनका जो पहला मानना था वो था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। आप सोचो इनकी थ्योरी कितना मस्त है और अच्छी बात भी है और बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता भी ऐसा होता होगा। लेकिन इनकी थ्योरी को इंप्रूव भी किया था बहुत लोगों ने। दूसरा अगर हम बात करें डार्क, जो इनका दूसरा थ्योरी क्या था हमारा, इंटरनल वाइटल फोर्स, ये जानते हो क्या होता है। और तीसरा इन्होंने बेहुदा बात बोली थी जो बिल्कुल ठीक नहीं थी। इन्होंने कहा था एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रांसफर। तो इन्होंने कहा था ट्रांसफर ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये बात इनकी बिल्कुल सही नहीं थी। अब एक थ्योरी क्या कहती है देखो बेटा, इन्होंने जो पहला बताया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इन्होंने पता क्या कहा था, जब हम किसी ऑर्गन का यूज ज्यादा करते हैं, जब हम किसी ऑर्गन का यूज ज्यादा करते हैं तो उसमें एवोल्यूशन होता है, और जिसको हम यूज करना बंद कर देते हैं उसका क्या हो जाता है, मतलब उसका एवोल्यूशन नहीं होता है। ये इन्होंने ऐसा एक्सप्लेन की थी। इन्होंने कहा था जिराफ, बोलो जिराफ अपनी गर्दन लंबी करना चाह रहे थे, उन्होंने यूज किया उसका, ऊपर गर्दन रहे खा रहे थे वो लोग, तो इसीलिए गर्दन की जिराफ की लंबी हुई है, और अगर ना खाते तो एवोल्यूशन नहीं होता। ये बात लगभग ठीक भी है। जैसे हमारे पास हमको बताया निक्लेटिंग मेम्ब्रेन थी, हमने यूज नहीं किया, खत्म हो गई। ऐसे ही आपको बताया जैसे हमारे पास एक बर्निंग फॉर्म अपेंडिक्स, सही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लो 2 हाथ है हमारे, अब हम किस हाथ का यूज करते हैं, सीधे हाथ का,
भाई जो भी काम करना होता है सीधे हाथ से करते हैं। तो आपका जो एक्टिव हाथ कौन सा है? जैसे मैं अगर मारकर फेंकूं तो आप किस हाथ से कैच करोगे? मैं कहूँ दोनों हाथ से एक हाथ से कैच करना है, सीधे हाथ ही माइंड में आएगा। जैसे भाई मैं अभी इससे कहूँगी तुम्हें एक हाथ से कोई चीज कैच करनी है, मैं फेंक रहा हूँ तो ये सीधे हाथ से कैच करना चाहेगी, लेकिन तुम हाथ से फेंक रही हो, उल्टा हो जाएगा। ऐसे मेरे साथ एक बार हो गया था, मैं ये बता रहा था एक्सप्लेन करके, तो मैंने बताया समझा नहीं तो वो था तो राइट ही, लेकिन उसके माइंड में पता नहीं क्या उसने बाएं हाथ से कैच कर लिया। मैंने कहा कैसे दिखा रहा है, मेरा वो गड़बड़ कर दिया। मैं समझाना चाह रहा था, मतलब ये समझाना चाह रहा था कि अगर हम जिस चीज का ज्यादा यूज करते हैं उसमें क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, और जिसका यूज नहीं करते हैं उसमें इवोल्यूशन नहीं होता है। जैसे मान लो, जैसे मैंने एक बात आपको बोला था इसी थ्योरी को लेके, मैंने कहा था हम लोग सीधे वाले अंगूठे ज्यादा यूज करते हैं इसका फोन चलाने में, तो हो सकता है हजारों साल बाद इसका इवोल्यूशन थोड़ा बहुत हो, ये लंबा हो जाएगा, सही है। तो अब ये कह रहे हैं यूज एंड डिसयूज, जैसे सांप, ऐसा बोलते हैं पहले सांप के पैर थे, लेकिन उन्होंने उसका यूज करना बंद कर दिया, सांप क्या हो गए, खत्म हो गए। लेकिन इसको डिस्क्राइब भी किया बहुत लोगों ने। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में लड़कियां कान नाक छिदवाती हैं, तो क्या कोई लड़की कान नाक छिदवी पैदा होती है क्या? नहीं ना। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि अगर हम देखें तो ऐसा चाइना में, चाइना में जिस लड़की के छोटे पैर होते हैं उसको ब्यूटीफुल मानते हैं, अच्छी लड़की है, स्मार्ट है, तो वो पता है क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको लोहे की सुई पहनाते हैं जिससे उनके पैर बड़े ना हो ज्यादा, ऐसा मानना है चाइना लोगों का। तो वो बच्चों क्या करते हैं, सूज पहनाते हैं लोहे के, आयरन के, और जब वो पहनाते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि छोटे पंजे वाली लड़की पैदा हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये थ्योरी को खत्म भी करते हैं कि ये बेकार भी है, ठीक भी है, दोनों तरह से हम मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने पता क्या कहा था, इंटरनल वाइटल फोर्स, जानते हो क्या होता है? जानते हो? इसका मतलब होता है बेटा एक फोर्स जो अंदर से आता है, अंदर से कहां से आता है, मतलब एक अंदर से, नहीं समझ रहे आप लोग? अंदर से मतलब होता है, जैसे मान लो अभी मैं आपसे कहूं कि आपको ये छत है जो इसकी 20 सीढ़ी चढ़नी है, तो आप कहोगे क्या बात है सर, नहीं चढ़ेंगे, कोई दिक्कत होना है, और आपको मन नहीं करेगा, और 5 बार में कह दो सर थक गया, रहने दो, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारा इंटरनल वाइटल फोर्स सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उस चीज का कोई मकसद नहीं है। अभी आप लोग मान प्रोडक्ट जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और जैसे ही टनक पर उतरोगे तुमको 20 छोड़ 50 सीढ़ियां से ज्यादा बैठेगा, ये 100 बैठेगा कम से कम, लेकिन हम आराम चढ़ जाते हैं क्योंकि हमें अंदर से एक फोर्स हमारे लगता है, और हमें पता होता है कि यहाँ तक आए हैं तो वहां तक जाना ही है, और हमें ऐसा भी लगता है कोई शक्ति, कहते नहीं खींचो भैया तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि माता जी खींच रही हैं, खींच नहीं, चल आप ही रहे हो, लेकिन आपके अंदर क्या फोर्स काम कर रहा है, इंटरनल वाइटल फोर्स, अंदर से ललक। ये शाहरुख खान की मूवी नहीं है, कौन सी है, उसका डायलॉग बहुत तगड़ा है, इसी इंटरनल वाइटल फोर्स को लेके, क्या डायलॉग उसका, शाहरुख खान की मूवी है, उसका एक डायलॉग है बहुत अच्छा, अब मुझे मूवी नहीं याद है, लेकिन उसका डायलॉग सुना है मैंने, वो इंटरनल वाइटल फोर्स पे ही है। वो ये कहता है, वो कहता नहीं है अगर तुम किसी को सच्चे से चाहो तो पूरी कायनात में मिलाने लगा देती है, तो वो कहता है किसके लिए, लड़की नहीं कहता है, वो लेमार की थ्योरी है इंटरनल वाइटल फोर्स, उससे प्रेरित होकर डायलॉग बनाता है कि जब हमें अंदर से चाहत होती है ना, तो वो चीज फिर पशु पक्षी से, ये हवा, ये पेड़ पौधे सब मिलाने लगा देते हैं, ठीक है। तो कल चलो इसकी हम कंटिन्यू बात करेंगे, और दोनों थ्योरी अच्छे समझाऊंगा तो मजा आएगा, ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं। सर पिक्चर का नाम भी याद आ गया, मोहब्बतें। ये है